नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फिज़िक्स टूल में स्वागत है, अभिनंदन है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो हैं वो समझ में आ रहे होंगे और आप इस चीज़ को लगातार देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो कल हमने जो लास्ट टाइम में पढ़ा था उसमें अम्ल और क्षार के व लवणों के उपयोग के बारे में पढ़ा था। आप देख रहे हो नीचे स्क्रीन में। तो अम्लों के उपयोग सबसे पहले पढ़े थे, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। तो इसमें ऐसे अम्ल जो अकार्बनिक अम्लों से बने होते हैं उसे खनिज अम्ल कहते हैं। ये रिएक्शंस में जो उदाहरण में जो पढ़ा था आपने उसमें दो प्रकार थे अम्लों के उपयोग में, एक तो अकार्बनिक का और दूसरा क्या था, कार्बनिक का। तो जो कार्बनिक जो होते हैं वो तो होते हैं जीव जंतु और पेड़ पौधों में पाए जाने वाले कार्बनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बनिक। और जो अकार्बनिक होते हैं वो खनिज अम्ल भी कहलाते हैं। तो उनमें जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये उदाहरण है। और कार्बनिक में जैसे एसिटिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, ये इसके अंदर आता है। आगे अगला था HCl का उपयोग। HCl का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? सिंक में, सैनिटरी में आदि को साफ करने में, उद्योगों में लगे बॉयलरों को अंदर से साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में H2SO4 था। H2SO4 इम्पोर्टेंट बताया था मैंने आपको, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं, याद रखना होगा आपको। इसका उपयोग सेलों में, वाहनों की बैटरी में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला था HNO3। HNO3 इसका उपयोग उर्वरक बनाने में और चांदी और सोने के बर्तनों को साफ करने में, और इसके ये भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें 3 भाग HCl के और 1 भाग HNO3 का विलयन मिलाते हैं और इसे एक्वारेजिया के नाम से या अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। एक्वारेजिया या अम्लराज के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला था फिर CH3COOH का। इसे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में काम में लिया जाता है, जैसे अचार है, ऐसी कोई खाद्य सामग्रियों को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर क्षार में, क्षार के उपयोग में NaOH का पड़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अपमार्जक साबुन में, वस्त्र उद्योगों में सफाई के रूप में। फिर CaOH के होल ट्वाइस, मिट्टी की अम्लता दूर करने में, सफ़ेदी, चूना आदि के रूप में। फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH के होल ट्वाइस, पेट की अम्लता और कब्ज दूर करने में। ये भी इम्पोर्टेंट था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ठीक है। लवणों के उपयोग में हमने CaCO3 का उपयोग, संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में AgNO3 का उपयोग, फोटोग्राफी में, विशेष करके किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट भी था, ये मैंने बताया था। तीसरा जो पढ़ा था लास्ट अपने, फिटकड़ी का सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज़ है, K2SO4 Al2SO4 केवल 23.24H2O फिटकड़ी का सूत्र होता है और इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में और उसके रोगाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। ये चीज़ें बच्चों अपने कल पढ़ी थी, ध्यान में आ गया होगा आपको जो मैंने फर्स्टली रिपीट किया है उसमें। और आज जिस टॉपिक का आपने अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम है pH स्केल। टॉपिक का नाम क्या है? pH स्केल। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पार्ट का। ही pH स्केल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर प्रश्न पक्का पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है ना? pH स्केल। pH स्केल देखो बच्चों क्या चीज़ है, पहले तो आपको ये समझना होगा। pH स्केल क्या चीज़ है कि इसमें ये जर्मन शब्द से बना है। जर्मन शब्द पुशांस, P का अर्थ होता है पुशांस, अर्थात जिसका अर्थ होता है शक्ति, और H बच्चों हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आयनों को व्यक्त करता है, बताता है। और सबसे पहले 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने pH स्केल बनाया था।
सबसे पहले सन 1909 में 1909 में सोरेनसन ने, ये वैज्ञानिक महोदय थे सोरेनसन, जिन्होंने पीएच स्केल बनाया था। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखने वाली चीज है। सबसे पहले पीएच स्केल 1909 में सोरेनसन ने बनाया था। 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाया था। ठीक है, और ये है क्या चीज, यानी और कहाँ पर काम आता है इसका प्रयोग बच्चों? अम्ल और क्षार की प्रबलता को बताने के लिए किया जाता है। अम्ल और क्षार की प्रबलता या सामर्थ्यता, या जिसे शक्ति भी अपने कह सकते हैं, उसको बताने के लिए या उसे मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी अम्लीयता और क्षारीयता की जो डेफिनेशन है वो पीएच स्केल के आधार पर ही दी जाती है कि वो कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्केल है, महत्वपूर्ण स्केल है, क्योंकि इसमें अम्ल और जो क्षार है उसको, जो पैमाना है उसको एक स्केल रूप में मापने का कार्य ये करता है। आगे बात समझ में? तो देखो ये क्या चीज है, कैसे काम करता है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये तो मैंने बता दिया, 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाया। और इंपॉर्टेंट बातें देखो इसमें, यह अम्ल व, ये तो पहला पॉइंट हो गया पीएच स्केल का। दूसरा पॉइंट देखो, यह अम्ल व क्षार की प्रबलता या सामर्थ्य को मापने वाला पैमाना है। यह अम्ल और क्षार की प्रबलता या सामर्थ्य को मापने वाला पैमाना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी ये कहाँ पर कैसे काम आता है। दूसरी बात, अगला पॉइंट देखो इसका बच्चों, तीसरा, पीएच स्केल में पी शब्द जो है वो जर्मन भाषा का है। पी शब्द जर्मन लैंग्वेज का है। पी शब्द जर्मन भाषा का है। जर्मन भाषा का शब्द है और जर्मन भाषा के पुशांस शब्द से इसको लिया गया है। इसे जर्मन भाषा के पुशांस, जिसे इंग्लिश में पोटेंज कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटेंज कहते हैं, वहां से ये लिया गया है। ठीक है, जर्मन भाषा के कहाँ से लिया गया है? पुशांस से ये लिया गया है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटेंज कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ शक्ति होता है। इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। अब देखो अर्थात पीएच स्केल का अर्थ ये हुआ, अगर सीधे साधे शब्दों में बात करें, पी का अर्थ हुआ, देखो अब आपको समझा देता हूं,
पोटेंशियल, पी का अर्थ हुआ पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल का अर्थ हुआ विभव। पोटेंशियल का अर्थ क्या हुआ? विभव। एच का मतलब हुआ बच्चों हाइड्रोजन। एच का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन। ये हुआ एच आयनों के लिए, हाइड्रोजन किसके लिए आया है? एच आयनों के लिए, हाइड्रोजन आयनों के लिए। तो यानी पीएच का ये मतलब हुआ सामूहिक, यानी हाइड्रोजन आयनों की शक्ति या फिर हाइड्रोजन आयनों का विभव, ये विभव शक्ति के लिए व्यक्त किया गया है, ये बताता है पीएच स्केल। पीएच स्केल का मतलब ये होता है। पी का मतलब होता है पोटेंशियल, जिसे पुशांश भी कहते हैं, पुशांश या फिर पोटेंज, यानी ये पोटेंज से ही पोटेंशियल बना है। पोटेंज से ही क्या बना है? पोटेंशियल, जिसका अर्थ होता है विभव। एच का मतलब हाइड्रोजन, एच आयनों के लिए इसको बताया गया है। और ये जर्मन भाषा का शब्द है। शब्द किसका है? जर्मन भाषा का। ठीक है, तो ये इससे बना है। आगे बात समझ में। एच है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताता है। एच है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताता है, हाइड्रोजन आयनों के लिए, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता व्यक्त करता है। सांद्रता भी यहाँ पर अपने लिख सकते हैं। हाइड्रोजन आयनों की क्या व्यक्त करता है? ये सांद्रता। एच आयनों के लिए, और एच आयनों में भी किसको बताने के लिए काम आता है? सांद्रता बताने के लिए काम आता है। क्या बताने के लिए काम आता है? सांद्रता। सांद्रता रसायन विज्ञान में यूज की जाती है, रसायन विज्ञान में सांद्रता बताई जाती है। तो ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता यहाँ पर बताई जाती है। आगे बात समझ में। ठीक है, ये मैंने आपको बताई दिया। 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाया था सबसे पहले, और ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को व्यक्त करता है और उसकी शक्ति को भी ये व्यक्त करता है। आगे बात समझ में। अब देखो आगे, अब 1909 में सोरेनसन ने यह बताया कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक जो लघुगणक होता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक या लोगरिथम ही पीएच कहलाता है। अब यानी यदि इसको अपने शॉर्ट रूप में बात करें कि परिभाषित कैसे करें, पीएच स्केल क्या है, यानी 1 नंबर का प्रश्न आ गया, मान लो छोटा प्रश्न कि पीएच स्केल क्या है, परिभाषित कैसे करेंगे, तो क्या लिखोगे उसके लिए बता रहा हूं मैं। 1 नंबर का जैसे छोटा क्वेश्चन आ गया, पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल तो परिभाषित कैसे करोगे उसके लिए बता रहा हूं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का, हाइड्रोजन आयनों की हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक यानी नेगेटिव, ऋणात्मक लघुगणक, ऋणात्मक लघुगणक जो अपने गणित में भी काम में लेते हैं, जिसे लोगरिथम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लॉगरिथम, लोग भी कहते हैं जिसको, वो ही क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक या लोगरिथम पीएच कहलाता है। ये बच्चों 1 नंबर की जैसे परिभाषा पूछ ली जाए कि पीएच क्या है, तो हम इसको बता सकते हैं। ठीक है ना, ऋणात्मक लोगरिथम ही पीएच स्केल कहलाता है। इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार से बताया जाता है, ध्यान रखना, पीएच इज इक्वल माइनस log 10, ब्रैकेट में लिखोगे आप H प्लस,
यानी pH बराबर, ये इसका सूत्र हो गया, pH बराबर -log 10 और H प्लस। आगे बात समझ में, pH बराबर -log 10 H प्लस, ये सूत्र हो गया pH स्केल मापने का। लॉग, ये है वो लॉग जो मैं ऊपर जिक्र कर रहा था, लॉगरिथम कहते हैं जिसको, या लघुगणक कहते हैं। ये लॉग दो प्रकार के होते हैं गणित में, एक तो 10 बेस होता है, एक ई बेस होता है। तो अपने यहाँ 10 बेस यानी ये आधार है, ये 10 जो मैंने लिखा है ना 10, ये इस लॉग का आधार है। ये दो प्रकार के आधार वाले होते हैं, 10, और एक होता है ई बेस। एक पैर में क्या लिखा जाता है, जिसमें log ई लिखा जाता है, जिसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं या चरघातांकी कहते हैं, चरघातांकी या एक्सपोनेंशियल कहते हैं, चरघातांकी। ठीक है, तो ये अपने को यहाँ यूज नहीं करना है, ये चीज़ अपने को, ये चीज़ यहाँ पर यूज करनी है। आगे बात समझ में, तो ये log 10 है, तो ये इसका सूत्र हो गया। अब देखो एक विशेष बात और बता देता हूँ मैं इसके बारे में, कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते। जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते, क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ये ज़्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, और हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। और क्या बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। अतः pH को निम्न प्रकार से लिखा जाता है, अतः pH को निम्न रूप में अपने व्यक्त कर सकते हैं। क्या चीज़ है, क्या बताई मैंने, कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते ज़्यादा, ठीक है ना, और ये क्या बना देते हैं, ये हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, ज़्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, और वो हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। कौन से आयन बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। अधिक क्रियाशील होने के कारण, अधिक क्रियाशील होने के कारण। हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। अतः जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते। अतः जलीय विलयन में H आयन स्वतंत्र नहीं रहते, स्वतंत्र नहीं रहते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या नहीं रहते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते हैं। आगे बात सुन में, तो ये इसका सूत्र ध्यान में रखना है आपको, pH का -log 10 H प्लस। ये इसका सबसे पहले कब यूज किया गया, कौन से वैज्ञानिक ने किया था, क्या इसका मतलब है, कैसे कैसे इसकी डेफिनेशन बनी, और छोटी परिभाषा की बात करें तो ये इसकी परिभाषा है। ये है बच्चों pH स्केल, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं अपने, कि हाइड्रोनियम आयन बनाने के कारण इसको किस प्रकार से बताया गया, कैसे व्यक्त किया गया, हाइड्रोनियम आयन बनाने के कारण इसको किस रूप में बताया गया। तो देखो pH स्केल में आपको बच्चों ये डायग्राम याद रखना होगा, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ता है pH स्केल में। pH स्केल में ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ये इसका शॉर्ट डायग्राम है।
पहले मैं बना देता हूँ। ये डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है बच्चों? पीएच स्केल का। किसका है? पीएच स्केल का। अब देखो चित्र मैंने बना दिया है, मैं बता देता हूँ आपको, समझा देता हूँ इसमें। यदि पीएच स्केल का है, ठीक है। अब देखो इसमें समझना मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो पार्ट में स्टार्टिंग में भी अपने पढ़ के आए हैं उसी से कनेक्ट है, कि पीएच स्केल का पैमाना 0 से लेकर के 14 तक होता है बच्चों। कहाँ तक होता है? 0 से लेकर के 14 तक, ठीक है ना। और यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर ये समाप्त होता है, और बीचों बीच जो संख्या आती है 7, उसको दर्शाया गया है 7 को। तो ध्यान देना कि 0 से लेकर के 7 तक, 0 से लेकर के 7 तक तो नीचे नीचे जब रहेंगे 7 से, तो वो पदार्थ अम्लीय होंगे। कैसे होंगे? अम्लीय, एसिड बेस पर होंगे। नीचे नीचे कैसे होंगे? वो अम्लीय होंगे। और जैसे ही 7 से ऊपर बढ़ते जाते हैं, 7 से ऊपर बढ़ते जाते हैं, सुनना ढंग से, 7 से ऊपर जाते हैं 14 की तरफ, तो बच्चों वो क्षारीय बेसेज, क्षारीय होते जाते हैं। 7 से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो वो कैसे होते जाते हैं? क्षारीय होते जाते हैं। 7 से ऊपर क्षारीय, और 7 से और 0 के बीच में, 7 और 0 के बीच में कैसे रहेंगे? अम्लीय रहेंगे। कैसे रहेंगे? अम्लीय। और यदि 7 पर हो बीच में, ध्यान देना, यदि 7 पर हो बीच में, तो उसकी कंडीशन बच्चों उदासीन होगी। उसकी कंडीशन कैसी होगी? उदासीन, यानी न तो अम्लीय न क्षारीय, ऐसी प्रकृति उदासीन कहलाती है। यानी दोनों ही प्रकार में न हो, न तो अम्लीय में हो और न ही क्षारीय में, तो वो क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। तो 7 पर जो मान आएगा वो उदासीन होगा। 7 से 6.567 जितना भी हो, 6 पॉइंट समथिंग, वो सारे अम्लीय होंगे। और इधर 7 से ऊपर 14 की तरफ जो मान जाएंगे, 14 तक, वो क्या कहलाएंगे? क्षारीय कहलाएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है। तो मैं लिखित रूप में लिख देता हूं कि यदि पीएच का मान, यदि पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? बताओ बच्चों, अभी बताया मैंने, अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय। यदि पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय। और यदि पीएच का मान, यदि पीएच का मान, ये तो हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। पीएच का मान 7 के बराबर है या 7 है, 7 के बराबर है, तो विलयन कैसा होगा? बताओ, विलयन कैसा होगा? उदासीन। विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। ध्यान देना, बस यही चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट। ये चीज़ समझ में आ गई, चित्र समझ में आ गया, तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया। इस पाठ में अम्ल और क्षार के बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीएच स्केल, जिस पर प्रश्न 99% किए जाते हैं।
कोई 1% का चांस बचता है जो इस पर प्रश्न नहीं आते, अन्यथा हर एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन किए जाते हैं। और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिहाज से भी ये बच्चों इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं, कितने ही एग्ज़ाम हो, कोई भी चीज़ का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, यदि विज्ञान की बात आती है, साइंस की बात आती है, तो इस टॉपिक पर प्रश्न पक्का मिलता है लगभग, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का टॉपिक है। अब कैसे मिलता है, जैसे कोई मान पूछ लिया, जैसे ये दे दिया कि खून का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, HCl का मान कितना होता है पीएच मान, दूध का पीएच मान कितना होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है, ऐसे मान पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे बहुत से नाम हैं, उनके मान पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों इस पर किए जाते हैं। तो प्रश्न इस पर आता है, इसमें मान भी है कुछ एक जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझोगे तो मेरे हिसाब से बड़ा ही आसान टॉपिक है, और नहीं समझोगे तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो 7 के बराबर है तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। ध्यान से देखने की जरूरत है बस। तीसरा देखो बच्चों, यदि पीएच का मान 7 से अधिक, अभी बता के आया हूं मैं आपको ऊपर, 7 से अधिक व 14 के, या ऐसे लिख देते हैं 14 के नहीं, 14 तक हो, 14 तक है, या यहाँ ऐसे लिखो 14 के, तो फिर वो 14 के मध्य लिखना पड़ेगा, 14 के मध्य है, तो अपने ऐसे लिख देते हैं 14 तक है, ठीक है ना। 14 तक है तो 14 के लिखोगे तो 14 के मध्य है ऐसा लिखना पड़ेगा, तो अपने ऐसे लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं के को। 7 से अधिक व 14 तक है तो विलयन कैसा होगा, बताओ विलयन कैसा होगा, क्षारीय। विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, ये चीज है, विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। बात आ रही होगी समझ में। देखो दोबारा बता देता हूं बच्चों, ये डायग्राम है पीएच स्केल का, दोबारा रिपीट कर रहा हूं टॉपिक को, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये डायग्राम है, इसमें ये चित्र आपको बनाना है, एक इस प्रकार का डब्बा बना लोगे, ठीक है, आयताकार डब्बा बना लिया, फिर इसमें 0 से लेकर के 14 तक ये मान दिखाएं, 0 लिखोगे एट फर्स्ट, फिर बीचों बीच 7 लिखोगे, लास्ट में 14 लिखोगे। एक रेखा यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे तिरछी रेखा विकिरण खींचोगे, फिर एक 7 से ऐसे रेखा खींचोगे जो इन दोनों को आपस में मिला सके डैश डैश से। अब देखो ध्यान रखने वाली बात यह है, दोबारा बता रहा हूँ, सुनना, दिमाग में बिठा लेना, कि 0 से लेकर के 7 के बीच में जितने भी मान आएंगे वो बताएंगे बच्चों अम्लीयता को। किसको बताएंगे, पदार्थ अम्लीय है, इस चीज को वो कन्फर्म करेंगे, इस चीज को वो क्या करेंगे, कन्फर्म करेंगे। और 7 से 14 के मध्य जो मान आ रहे हैं, 7 से 14 के बीच में जो मान आ रहे हैं वो बताएंगे बच्चों उस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय है। वो क्या बताएंगे, पदार्थ की प्रकृति कैसी है, क्षारीय। और 7 से 0 के बीच में मान है तो वो प्रकृति बताएंगे कैसी है, अम्लीय, एसिड बेस का है पदार्थ। पदार्थ का जो आधार है वो कैसा है, एसिड का है, ठीक है ना। और यदि 7 स्वयं हो, यदि 7 स्वयं हो, यदि मान 7 हो तो कैसा होगा, उदासीन होगा। तो कैसा होगा, उदासीन। अब इन्हीं चीजों को मैंने नीचे बताया है। यदि पीएच का मान 7 से कम है, पीएच का मान 7 से कम, तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। विलयन कैसा होगा, अम्लीय। पीएच का मान 7 के बराबर तो विलयन कैसा होगा, उदासीन। विलयन कैसा होगा, उदासीन। पीएच का मान 7 से अधिक 14 तक, 7 से अधिक व 14 तक है तो विलयन कैसा होगा बच्चों, क्षारीय होगा।
ये 3 पॉइंट हो गए। विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। बात आ गई होगी समझ में आपको। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर आपको, आप चित्र में देख रहे हो, मैं बता देता हूँ क्या देख रहे हो कि मैंने चित्र में ये और तो सारी चीज़ बता दी, एक चीज़ और लिख रखी है। देखो यहाँ मैंने लिख रखा है बच्चों H प्लस, ब्रैकेट में क्या लिख रखा है? H प्लस। यहाँ मैंने लिख रखा है OH माइनस, यहाँ मैंने क्या लिख रखा है? H प्लस, यहाँ लिख रखा है OH माइनस। ये क्या चीज़ बता रही है बताओ? बता सकते हो क्या? आपको ध्यान है क्या चीज़ बता रही है बताओ? आपने पढ़ा है पहले? ये क्या बता रही है? देखो याद करो उस चीज़ को, मैंने शायद दूसरी क्लास में इस चैप्टर के दूसरी क्लास या दूसरी क्लास में ही था शायद, या तीसरी में भी हो सकता है। उसमें मैंने आपको बताया था, समझाया था, एक डायग्राम बनाया था। मैं वो पेज दिखाना चाहूँगा आपको जो मैंने बनाया था उस दिन। ये देखो, ये रहा, ये रहा। मैंने आपको बताया था कि अम्ल का जब अम्ल में जल मिलाया जाता है तो वो H प्लस आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं? H प्लस आयन। और बेसेज अर्थात क्षार, बेसेज अर्थात क्षार, क्षार में यदि जल मिलाया जाता है तो बच्चों कौन से आयन देते हैं? OH माइनस आयन। कौन से आयन देते हैं? OH माइनस आयन। अम्ल में जब जल मिलाया जाता है तो वो कौन से आयन देते हैं? H प्लस। और क्षार में जल मिलाया जाता है तो कौन से आयन देते हैं? OH माइनस आयन। और ये कौन से देते हैं? H प्लस आयन। बात आ रही है समझ में? याद है ना, आपने पढ़ा था पहले। तो क्या चीज़ सिद्ध हुई कि H प्लस आयन, ये यहाँ भी लिखा था देखो नीचे, यहाँ भी लिखा है इधर OH माइनस आयन। H प्लस आयन देते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल। क्या होते हैं? अम्ल। और जो OH माइनस आयन देते हैं वो क्या होते हैं? क्षार। वो क्या, बेसेज भी कह सकते हैं, क्षार भी है, तो इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम है। अम्ल को एसिड कह सकते हैं। तो वो क्या होते हैं? क्षार। बात आ गई होगी ध्यान में आपको। तो H प्लस आयन और OH माइनस, यानी H प्लस तो क्या होंगे? अम्ल, और OH माइनस क्या होंगे बच्चों? क्षार। OH माइनस क्या होंगे? क्षार। ठीक है ना। तो देखो यहां लिखा है बच्चों H प्लस, क्या लिखा है? H प्लस। और देखो पैमाने को ध्यान करो, 0 से 7 तक जो इसका मान है, वैल्यू है, वो H प्लस लिखा है। अर्थात ये प्रकृति कैसी है? अम्लीय। प्रकृति कैसी है? अम्लीय। यानी 0 से 7 तक H प्लस, 0 से 7 तक क्या होगी? H प्लस। और ठीक है ना, आगे बात समझ में। H प्लस आयन है तो इसका मतलब ये अम्लीय है। कैसे हैं? अम्लीय। और OH माइनस आयन है तो क्या होंगे? क्षार। अभी मैं आपको दिखा के आया हूं, OH माइनस आयन है तो क्या होंगे? क्षार होंगे। OH माइनस आयन क्या होंगे? क्षार। तो OH माइनस होंगे तो वो क्षारीय होंगे। आगे होगी बात समझ में। अब देखो बच्चों, इसमें मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, जो वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आ गई। अब इसमें देखो एक चीज और, क्या कि जैसे जैसे 0 से pH का मान बढ़ता जाता है, इस रेखा पर देखो, जैसे जैसे pH का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे H प्लस आयन कम होते जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो H प्लस आयन कम होंगे। H प्लस आयन कम होंगे तभी तो अम्लता के गुण कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने साथ की तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही साथ पर आएंगे तो ये H प्लस सारे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन। फिर देखो इससे और ज्यादा बढ़ेगा तो OH वाले कॉलम में प्रवेश कर गए अपने, तो वैसे वैसे क्षारीय गुणों में वृद्धि होती जाती है। और ज्यादा बढ़ेंगे ऊपर तो क्षारीय गुण बढ़ते जाते हैं। देखो यहां से आगे जाएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ते जाएंगे। OH वाले कॉलम में आगे ये क्षारीय बताता है और ये अम्ल बताता है, अम्लता का गुण बताता है। और यहां से चल के यहां जाएंगे तो ये देखो ये H प्लस आयन कम होते जाएंगे। H प्लस आयन क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। यहाँ बिल्कुल समाप्त हो गए। यहाँ न तो अम्ल है न क्षार है, बीचों बीच ये जो पॉइंट है यहाँ उदासीन है। ठीक है ना। और इधर आगे बढ़ेंगे साथ से तो क्षारीय गुणों में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाती है। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है इसमें, यदि जिसमें pH का मान 14 हो, जिसमें pH का मान क्या हो?
14 हो, नोट में ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इसमें पीएच का मान 14 है या हो तो वह क्या होगा, वह विलयन क्षारीय होता है। क्या होगा, क्षारीय। क्योंकि देखो अपने बीच वाले मान की बात कर ली 7 की, तो अब हाईएस्ट जो वैल्यू है इस पीएच स्केल की वो कितनी है 14, और लोवेस्ट कितनी है 0, और बीच की कितनी है 7। तो बीच की तो मैंने बात कर ली, 7 वाला तो उदासीन होगा, तो ये 2 मान और रह गए ना। यानी अपने ऐसे बात करें कि ये बीच वाले मान लिया 0 से 7 तक अम्लीय है और 7 से 14 तक क्षारीय है, लेकिन ये लोवेस्ट और हाईएस्ट मान रह गए ना। तो 14 जिसका मान होगा ना पीएच का, वो विलयन क्षारीय होगा, ये भी ध्यान रखना है नोट में। और जिसका मान 0 होगा, ये दूसरा पॉइंट है, जिसका मान पीएच मान 0 होगा वो क्या होगा बच्चों, पीएच का मान 0 हो तो वह विलयन प्रबल अम्लीय होगा। ध्यान देना, वह विलयन क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा। वह विलयन कैसा होगा, प्रबल अम्लीय होगा। ये नोट है, इसको ध्यान रखना, विशेष बात होगी इसमें, ठीक है ना। यानी पीएच का मान 14 हो तो विलयन क्षारीय, पीएच का मान 0 तो विलयन प्रबल अम्लीय होगा। विलयन कैसा होगा, प्रबल अम्लीय होगा। ध्यान देना, जैसे यदि बात करें तो बताओ प्रबल अम्लीयता में सबसे पहले मैंने कौन सा उदाहरण लिखाया था, आपको याद है क्या। प्रबल अम्लीयता में जैसे बहुत सारे उदाहरण लिखाए थे, H2SO4 लिखा था, HCl लिखा था, HNO3 लिखा था, ये सारे उदाहरण उसमें लिखे थे, कई लिखवाए थे ना। और क्षार में NaOH, KOH, COH, K2S, MgOH, ये ऐसे कई एग्जाम्पल लिखे थे, ठीक है। तो 14 जिसका होगा वो क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा, जिसमें HCl, H2SO4 आते हैं प्रबल अम्ल में, ठीक है ना। और फिर धीरे धीरे नीचे जाते हैं तो वो कम होते जाते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो इस पर एक उदाहरण और है, वैसे वो भी अपने करेंगे। इससे पहले एक कुछ मान बता देता हूँ मैं आपको कि किसका मान कितना होता है। महत्वपूर्ण विलयनों का पीएच मान, महत्वपूर्ण विलयनों का पीएच मान ये बता देते हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक भी हो गया, इसमें से प्रश्न आते हैं महत्वपूर्ण विलयनों का पीएच मान। तो एक तरफ तो मैं लिख रहा हूँ विलयन, एक तरफ तो क्या लिख रहा हूँ विलयन, और एक तरफ बच्चों में लिख रहा हूँ पीएच मान। एक तरफ क्या लिख रहा हूँ पीएच मान, ये 2 कॉलम बना दिए मैंने। आगे बात समझे, एक तरफ तो हो गया विलयन और एक तरफ क्या हो गया पीएच मान। अब देखो जैसे मैं ले रहा हूँ, सबसे पहले ले रहा हूँ मैं HCl। अब HCl का पीएच मान, क्योंकि प्रबल अम्ल है HCl H2SO4, तो 0 होगा। कितना होगा 0। दूसरा मैं ले रहा हूँ जैसे जठर रस, बढ़ते क्रम में ले लेते हैं अपने। दूसरा मैं क्या ले रहा हूँ, लगातार बढ़ते क्रम में ले लेते हैं जठर रस। जठर रस का 1.2 होता है, जठर रस का कितना होता है 1.2। तीसरा ले लेता हूं मैं नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू के रस का कितना होता है
2.2 होता है। नींबू के रस का कितना होता है? 2.2। चौथा मैं ले लेता हूँ टमाटर का रस। टमाटर के रस का कितना होता है? 4 से लेकर 4.5 तक, 4.0 से लेकर 4.5 तक, इसके बीच में हो सकता है। जैसे टमाटर खट्टा, अधिक खट्टा, थोड़ा मीठा, उस हिसाब से इसके मान अलग अलग हो सकते हैं, 4 से लेकर 4.5 तक। दूध का पीएच मान 6.5। दूध का पीएच मान कितना होता है बच्चों? 6.5। ठीक है, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5। जल या पानी, इसका पीएच मान कितना होता है? H2O भी कहते हैं इसको, जल या पानी। इसका पीएच मान होता है बच्चों 7। अब यानी क्या सिद्ध हुआ? 7, यानी पानी की प्रकृति उदासीन होती है। पानी की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। 7 हो गया ना इसका मान, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन। अगला देखो, NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक। NaCl यानी नमक, NaCl होता है ना सोडियम क्लोराइड, नमक का पीएच मान भी बच्चों 7 ही होता है। नमक का पीएच मान क्या होता है? 7। ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी ये उदासीन प्रकृति रखता है। इसको पानी के जब घोल में घोला जाता है तो पानी बन जाता है ये, तो ये जल के तरह ही रिएक्ट करता है, तो इसका मान कितना हो गया? 7। अगला, रक्त, ब्लड, खून का पीएच मान 7.4 कितना होता है? 7.4। अगला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH की होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है बच्चों 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? 10। अगला, ये 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, आपको दिखाई नहीं दिया होगा, सॉरी इसके लिए। रक्त, देखो दोबारा बता देता हूँ, जल या पानी का 7 और NaCl नमक का भी 7। नमक का भी कितना होगा? 7। रक्त या खून का 7.4 बच्चों। MgOH की होल ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नाम मैंने बता रखा है आपको इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? 10। सोडा युक्त शीतल पेय, सोडा युक्त शीतल पेय, इसका होता है 11। इसका मान कितना होता है? 11 होता है। सोडा युक्त शीतल पेय का मान कितना होता है? 11 होता है। ठीक है ना। अब एक मान और रह गया, वो और बता देता हूँ मैं, इधर बता देता हूँ। ये कितने हो गए? इस पर 10 पॉइंट आ गए। एक और बता देता हूँ मैं, 11 नंबर पर है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका मान होता है बच्चों 14। इसका मान कितना होता है? 14। ठीक है ना। NaOH का pH मान कितना होता है? 14 होता है। आगे बात समझ में? तो ये सारणी आप देख लो ढंग से, इसको तैयार कर लेना। pH की परिभाषा, सारा चीज़ वो आ गया ऊपर। ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। इसमें देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान देना, इसमें रक्त का pH मान आपकी क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किताब में 3-4 बार इसका जिक्र है, तो ये एक तो शायद दूसरे चैप्टर में कहीं से भी पूछा जा सकता है, और एक जैसे दूध का pH मान भी अच्छा है, और नींबू के रस का ये ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें। पानी का है, उदासीन प्रकृति रखता है। ये रक्त वाला है, ये 3-4 जगह किताब में दिया गया है अलग अलग चैप्टर में, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है। 8 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया रक्त का, क्योंकि
इसमें से प्रश्न आने के चांसेज हैं। फिर अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 है बच्चों, मान कितना है 14। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है, तो बात आ गई होगी समझ में। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, और फिर मैं आपसे जाते जाते वही अपील करूँगा, क्योंकि कुछ एक बच्चे जैसे नए जुड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार चैनल पे, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो वीडियो स्टार्टिंग से देखें, और इसलिए बार बार ये चीज़ बतानी पड़ती है, स्टार्टिंग से देखें और पूरा देखें, वीडियो पूरा देखें। ऐसा नहीं कि बीच में से आज जैसे आप जुड़े हो तो ये 8 नंबर 7 नंबर जो भी वीडियो वो देख लिया। स्टार्टिंग से पूरे वीडियो आप देख करके आएँ, पहला दूसरा क्रम से लगातार, और इसी प्रकार आप ये शुरुआत से सारी चीज़ें देखते आओगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। और अपने दोस्तों को भी, आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी इस चीज़ को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा उत्साह इसी प्रकार से बना रहे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अभी हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो 10वीं क्लास सामाजिक पर भी काम कर रही है, तो उस चीज़ में भी वो अभी आपके सामने 1-2 दिन में वीडियो आने वाले हैं, शायद आज या कल में ही आ जाए। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको भी इस चीज़ में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो आपके जो बच्चे संपर्क में हैं, जो अभी जो 10वीं क्लास में हैं फ़िलहाल, 2 पेपर रहे हुए हैं सामाजिक और मैथ्स के, गणित के, तो उनको भी आप इस चीज़ के बारे में बोलिएगा, तो शायद वो इस चीज़ का कुछ फ़ायदा उठा पाए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।